हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का अक्टूबर महीने में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हो तो 2023 के बोर्ड के पेपर में आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे पेपर का A to Z एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में इसका सलूशन भी करने वाले हैं। तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के लिए हर एक सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराता हूँ एग्जाम के लिए। तो ये सबसे पहले मैं आप सभी को जो खंड क में देखो, एक बात और मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। जो अब की बार यूपी बोर्ड का जो पेपर बनेगा थोड़ा सा हट के बनेगा, थोड़ा सा पेपर में चेंज किया गया है। पेपर में चेंजेस ये हुआ है कि जो भी आप सभी का अगर एमसीक्यू बनेगा, यहाँ पे देख लो, अब की बार 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और उन 20 एमसीक्यू को आप सभी को बोर्ड के पेपर में OMR सीट पे करना होगा। तो वो भी मैं आप सभी को अंत में बताऊंगा कि किस तरीके से आप OMR सीट को फिलअप करोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से एंड तक जरूर देखना है। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे समझ सकते हो, खंड क है हिंदी का प्रथम, अन्याय नहीं है, ये उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग बैतरणी, ममता। तो देखो बच्चों, जो हिंदी का प्रथम उपन्यास था वो था परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा, ठीक ना। तो आप सभी को बोर्ड के पेपर में इसका एक OMR सीट मिलेगा, उस OMR सीट में फिलअप करना है, वो मैं आप सभी को अंत में बताऊंगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, पंच परमेश्वर, पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, हिंदी की जो प्रथम कहानी है, स्टोरी है, उसका नाम है इंदुमती। क्या है? उसका नाम है इंदुमती। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल, कबीर, मीराबाई, प्रेमचंद्र। ठीक, तो देखो हिंदी के जो फेमस निबंधकार हैं उनका नाम यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी है। ऑप्शन नंबर इनका भी असही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? निबंध है कि जीवनी है कि कहानी है कि रेखा चित्र है? तो देखो बच्चों, जो आवारा मसीहा है ये एक जीवनी है। क्या है? एक जीवनी है। तो जीवनी विधा की रचना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो देखो, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि देखो, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान। तो यहाँ पे जो राम का अगर नाम आएगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे तुलसीदास का। यहाँ पे देखो, तुलसीदास ने एक हिंदी में सबसे बड़ा महाकाव्य लिख डाला है जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, श्री रामचरितमानस सबसे बड़ा महाकाव्य है जो कि लिखा गया है, ठीक ना। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो तुलसीदास जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? आदिकाल, कृष्ण भक्ति काल, निगुण शाखा या ज्ञान मार्ग की शाखा? तो देखो, अगर सूरदास का बात आएगा तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आएंगे। अगर वही राम भक्ति का भाषा के बारे में बोलेगा, राम भक्ति शाखा किसके थ्रू लिखा गया है, तो तुलसीदास का वहाँ पे नाम प्रचलन में आएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। यहाँ पे देखो, सबसे सेंटेंस पहले समझो कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जो भगवान का जो मतलब कि चरण है कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी का जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अनुप्रास अलंकार दिया है, यमक दिया है, रूपक दिया है या और यहाँ पे उत्प्रेक्षा दिया है। तो देखो, चरण कमल बंदो हरि, यानी कि जो हरि यानी भगवान का जो कमल है, चरण है कमल के समान कोमल है, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। हम क्या करते हैं रूपक अलंकार में? किसी भी दो वस्तुओं को आपस में कंपेयर करवाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, कमल का कंपेयर भगवान श्री मतलब कि भगवान जो हैं उनका यहाँ पे मतलब कि
पैर से किया गया है, चरण से यहाँ पे कमल का कंपेयर किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? 11, 13, 24, 16। तो देखो रोला और सोठा दोनों में 24-24 मात्राएं होती है, लेकिन थोड़ा सा रोला और सोठा में अंतर होता है, ठीक ना। तो रोला में भी बोलेगा कितनी मात्राएं होती है, तो आप सभी को 24 टिक करना है, सोठा में भी 24 टिक करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या है? तो मैंने करुड़ रस पे बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से रस, छंद और अलंकार को परिभाषित कर दिया है, ठीक। बोला जा रहा है कि करुड़ रस, यहाँ पे बताया है मैंने कि करुड़ रस का अस्थाई भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। करुड़ का मतलब क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। और यहीं पे अगर हास रस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? अस्थाई भाव हास हो जाता, हास से रस होता तो हास हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है? इसमें आप सभी का देखो क्या बोला गया? उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या यमक, ठीक। तो देखो बोला गया है कि किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 सही आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन ये है कि चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में भाई देखो बहुव्रीहि दिया है, कर्मधारय दिया है, द्वंद्व दिया है, द्विगु दिया है। तो देखो चौराहा मतलब हो जाएगा 4 राहों का समूह, ये हो जाएगा द्विग समास, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं। देखो एक ही चीज़ का ये क्या है? पर्यायवाची है। तो यहाँ पे देखो बोला भी गया है विलोम है कि तद्भव है कि तत्सम है कि पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है? तो देखो मैंने एक बार रस, छंद, अलंकार जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हास्य रस के बारे में आएगा, तो वहाँ पे हास अगर आएगा तो समझ जाना कि हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा में कौन सा छंद है? सोठा है कि रोला है कि दोहा है कि चौपाई है? इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बार देख लेना, चौपाई होगा कि रोला होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि कपोत तत्सम है। कपोत तत्सम किसका है? कबूतर का। ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि कुंभकार तत्सम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुंभकार नहीं होता है, ये कुम्हार होता है। क्या होता है? कुम्हार होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि नीलकंठ में कौन सा समास दिया गया है? तो नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, भगवान किसको बोला? शंकर जी को बोला गया है। भगवान शंकर जी को, मतलब कि किसको बोला गया है? शंकर भगवान को, महादेव को बोला गया है। तो नीला है कंठ जिसका, किसका है? महादेव का, भगवान शंकर का। इसमें कर्मधारय समास होगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संधि विषय दिया गया है। संधि बताना है कि तथा धन एव में संधि है, कौन सी, मतलब इसको जोड़ने पे क्या होगा? तो तथैव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कवित्व में प्रत्यय है। कवित्व में प्रत्यय, देखो प्रत्यय पहले नहीं आता है, प्रत्यय प दिया है ना, तो प मैंने पहले, आप पहले नहीं होगा इसमें। प्रत्यय जब बोलेगा तो अंतिम वाला होगा, यानी कि त्व हो जाएगा। और यही उपसर्ग पूछता है तो उपसर्ग में क्या हो जाएगा? त्व हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रत्यय बोला है तो प्रत्यय में त्व हो जाएगा और उपसर्ग में कवि हो जाएगा, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन बोला गया कि फलेश किस विभक्ति व वचन का रूप है? देखो मैं आप सभी को सीधा सीधा बता दे रहा हूँ कि जो फल, आप सभी को याद रखना पड़ेगा, जब याद रखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो फलेश है सप्तमी विभक्ति और बहुवचन, ये फल का धातु रूप है। धातु रूप कौन है? फल है, ठीक। और उसी का विभक्ति और वचन याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब चलो हम खंडकों को चर्चा करेंगे और इस समय हम गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे और जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको भी देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना। इसका सेम टू सेम इसी तरीके का 2023 का पेपर आएगा, इसको तैयार करके जाना। क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये पैसेज किस चैप्टर से दिया गया तथा इसका रचयिता रचनाकार कौन है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे।
जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। तो देखो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले आप सभी को चैप्टर पहचानना है कि ये चैप्टर, ये पैसेज है किस चैप्टर से लिया गया है। तो इस मतलब कि ये जो पैसेज है मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया है। कौन सा? मित्रता वाले। और सभी को पता है ये जो मित्रता चैप्टर है कौन लिखा है? तो किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया। किसके थ्रू? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के थ्रू। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन यही पूछता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में दो चीज लिखना होता है, सबसे पहले पाठ का नाम, उसके बाद लेखक का नाम। तो मैंने दोनों बता दिया, पाठ का नाम मित्रता हो जाएगा, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लिख दो, सिंपल सा बात है। अब अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश का व्याख्या करना है कि विश्वास पात्र मित्र की एक औषधि है। औषधि मतलब एक दवा की तरह काम करता है। आप ऐसे मित्र बनाओ जो आप सभी को मतलब कि हमेशा धोखा नहीं दे करके आप सभी को उस पर विश्वास बना रहे, आप सभी को काम आए। ठीक, उससे जो भी हम आशा रखें वो हमारे आशा पे मतलब निपुणता खरे उतरे। तो इस तरीके से बना करके कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बोला गया कि हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए। तो हमें अपने मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए कि हमें संकट समय में अच्छा मार्ग अपनाने के लिए बोलेंगे, हमें मतलब कि उत्साहित करेंगे। ठीक, तो ये हमने बता दिया पद्यांश गद्यांश, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दो यहाँ पे आप सभी उससे गद्यांश पूछता है, तो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो या ऊपर वाला कर सकते हो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला जो गद्यांश दिया गया है ममता वाले चैप्टर से दिया गया है, ठीक ना। अब आइए हम थोड़ा सा आप सभी को पद्यांश पे चर्चा कर लेते हैं कि पद्यांश में क्या क्या दिया है। तो देखो उपयुक्त, देखो यहाँ पे बोला गया कि निम्नांकित गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे, ठीक ना। बोला गया है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। क्या बोला गया है? कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, आ वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज के छाही। ठीक, तो अब देखो इसी में बोला गया है कि प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, आ माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये जो पद्यांश दिया गया है किस चैप्टर से है। तो ये है पद चैप्टर से। कौन सा चैप्टर है? पद है। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा भाई? पद हो जाएगा। और इसको कौन लिखा है? तो सूरदास। किसके थ्रू लिखा गया है? सूरदास, जो कि सूर सागर से लिया गया है, इसको सूरदास ने लिखा है। तो पाठ का नाम हो गया, कवि का नाम भी हो गया, तो आप सभी को संदर्भ ऐसा ही हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं। तो किससे करते हैं? तो अपनी माता से करते हैं। किससे करते हैं? अपने माता से करते हैं। अब माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती है? तो माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती है? यहाँ पे देखो माखन रोटी क्या खिलाती है? तो माखन और रोटी खिलाती है। कौन? माता यशोदा। तो आप मतलब बहुत ही आसान सा प्रश्न आ रहा है, आप आसानी से 6 नंबर यहाँ से स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोनों में से एक कर लेना, या ऊपर वाला कर लेना या अथवा वाला कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोला गया है कि देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो देखो चलिए मैं आप सभी को हिंदी में अनुवाद करके भी दिखा दे रहा हूँ भाई, बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। बोला गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इयम विमल सलिल तरंगया गंगया कूले स्थिता, अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यमक अत्र आयान्ति, अस्याः घटनां च शोभा विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। तो देखो सबसे कहने का सेंस क्या है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप सभी को संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसको भी मैं आप सभी को संदर्भ सुन लीजिए एक बार कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब प्रसंग कैसे करोगे? तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। जो भी हमारे लेखक हैं वाराणसी के बारे में बात कही गई है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? अनुवाद करेंगे सेंस क्या, हिंदी में अर्थ कैसे लिखोगे? तो एक एक चीज़ का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इसका मतलब ये हो जाएगा वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? गंगा, मतलब गंगा के किनारे स्थित है। अब देखो अगणिता मतलब कि अनगिनत, यानी कि इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है और असंख्य यात्री भ्रमण करते हैं। मतलब पर्यटक मतलब असंख्य यात्री भ्रमण करते हैं और दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं।
अयंत मैंने आते हैं। अब इसका मतलब समझ लो कि इसका मतलब क्या हुआ, और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा नहीं मतलब इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, तो ये भी मैंने बता दिया। अब ये देखो, ये मंगलम वर्णम यत्र, ये भी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इसको भी आसानी से कर सकते हो, ठीक ना। अब चलो अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं। देखो, तो जीवन परिचय का जो मामला है मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया है, और हर एक कवि और हर एक लेखक का मैंने जीवन परिचय बता रखा है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, सबका मैंने A to Z जितने भी टाइप्स के लेखक हैं, कवि हैं, सबको मैंने बता रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, देख लेना। ठीक, यहाँ पे एक श्लोक लिखना है, आसानी से श्लोक लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्लोक लेखन भी मैंने समझा रखा है, उसको भी देख लेना। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर संस्कृत में ही देना है। किस में देना है? संस्कृत में देना। बोला कि जा रहा है कि वाराणसी कस्या कूले स्थिता अस्ति, यानी कि वाराणसी नगरी कहाँ पे स्थित है, तो बताना है। तो वाराणसी नगरी गंगया कूले स्थिता अस्ति, जो वाराणसी नगरी है गंगा नदी के किनारे तट पे स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वाराणसी कस्या भाष्या केंद्र स्थली स्थित अस्ति, मतलब कि वाराणसी नगरी है किस भाषा की केंद्र स्थली है, तो कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती है, तो संस्कृत। कौन सी? तो वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषास्य केंद्रम अस्ति, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। मंगलम कुत्र मरणम कुत्र मंगलम भवत, तो मरणम मंगलम यहाँ पे हो जाएगा। कुत्र मतलब कहाँ, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस खाली 2 ही को देना था। अब अगला क्वेश्चन इसको भी समझ लेते हैं कि निम्न उपसर्गों में से किसी एक के मिल से एक एक शब्द बनाइए। सु मतलब सुस्वागतम या सुशोभित, अन मतलब अनुकरणीय, निर मतलब निरंकारी, निरर्थक। तो आप एक एक बनाना है, आप कोई भी सारे बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ बोला गया प्रत्यय का उपयोग करके एक एक शब्द बनाना है। तो मतलब जड़त्व, गुरुत्व, तारत्व, ता मतलब मधुरता, मिठता, ठीक ना। इस तरीके से आप ता वाला मतलब जो अंत में आए, प्रत्यय मतलब जो अंत में आए, उपसर्ग मतलब जो पहले आए, इक मतलब लास्ट में इक आना चाहिए, इसे समाहारिक, व्यवहारिक, इस तरीके से आना चाहिए। तो इक वाला ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देखो, संस्कृत में अनुवाद करना आप सभी को देख लेना कि राम विद्यालय जाता है, श्याम कलम से लिखता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, निबंध लेखन का जो काम है मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है। पर्यावरण प्रदूषण पे एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, सबका लिंक दूंगा। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे क्या क्या इफेक्ट होता है उसको मैंने बता रखा है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इसको भी मैंने बता रखा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको भी मैंने समझा रखा है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सबका लिंक दे दूंगा। अब ये देखो, अपने मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है, मतलब कि अपठित पद्यांश गद्यांश होता है, चरित्र चित्रण करना होता है, खंड काव्य होता है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हो। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है, तो किस डिस्ट्रिक्ट को मैं कितना बताऊं, तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी टाइप्स के यूपी बोर्ड के कंटेंट हैं इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। देखो, तैयारी को अगर बेस्ट बनाना चाहते हो तो आप सभी को एक विश्वसनीय चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और उस चैनल पर आप सभी को भरोसा रखना पड़ेगा, तभी तैयारी मजबूत हो जाएगी। हम भी आप पे भरोसा करते हैं और आपको भी हमारे ऊपर भरोसा करना होगा। हम भी आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने का ठान भी लिए हैं। और इस बार बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सपने दिखाए भी जाते हैं और सपनों को सच भी किया जाता है, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।